और नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पीके टॉक पे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का हम लोग का पार्ट 2 है और पार्ट में 1 में हमने जो भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था उस पर हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और कुछ और आक्रमणकारी के बारे में मैंने डिस्कस किया था और उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते उसको मैंने डिस्कस किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 है, जो कि गुलाम वंश। दोस्तों, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है ना, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, वो समाप्त हो चुका है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए, ठीक है। वो समाप्त हो चुका है और हम अभी चल रहे हैं मध्यकालीन भारत की ओर, जिसका पार्ट 2 है गुलाम वंश। दोस्तों, गुलाम वंश यानी कि और जो हमारा ये टैगलाइन है कि 2021 में एडमिशन लेकर रहेंगे, मतलब जो जैसे BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक ना। तो जैसे जहाँ जहाँ इंट्रांस होते हैं उसके लिए सभी के लिए सिलेबस है। और दोस्तों, ये आप वीडियो देखिए और चलिए मेहनत करते रहिए और एकदम मेहनत कीजिए अच्छे से, ताकि आप 2021 में जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, जो जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जैसे बहुत कोई का ड्रीम यूनिवर्सिटी BHU है, बहुत कोई का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों, आज जो हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे ना, गुलाम वंश, तो दोस्तों गुलाम वंश पढ़ेंगे एकदम हम लूसेंट से पढ़ेंगे, क्योंकि लूसेंट जैसे मालूम है एकदम, मतलब क्या बताएं, बहुत यानी अच्छा, ये मतलब रामबाण है एंट्रेंस के लिए, ठीक ना। जैसे कि मैं दोस्तों, मैं 1000 बार कहता आ रहा हूँ पिछले कोई वीडियो, क्या मतलब सब वीडियो में कहता हूँ कि BA वालों ओनली लूसेंट पढ़ो। यदि और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप जो है मतलब जो स्पेशल गाइड मिलता है एज यूनिवर्सिटी के तौर पे, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा मध्यकालीन भारत का जो पार्ट 2 है, ठीक ना दोस्तों, यानी आपको स्पेशली जो है मध्यकालीन भारत में पता है क्या पढ़ना है। जो मेजर पार्ट है आपका वही 2 टॉपिक है। एक दिल्ली सल्तनत, जिस पर जो है 4-5 वंशों ने जो है यहाँ पर शासन किया था, और उसके बाद जो दोस्तों आपको पढ़ना है मुगल वंश। ये दोनों जो है मेजर टॉपिक है, ठीक ना। इसमें से और इसके अलावा और कुछ पढ़ना है, बट ये दोनों मेजर टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो ये काल रहा है, पता है कब से कब रहा है? 1206 से लेकर के 1526 तक। क्या दोस्तों? 1206 से लेकर के 1526 तक जो है इसका काल रहा है, लगभग 280 साल तक, ठीक ना। देखिए दोस्तों, उसके बाद 1526 में बाबर आते हैं और वो आकर के युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ और उसको पानीपत के युद्ध में हरा देता है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का वहीं पर समाप्त हो जाता है और वहाँ पर उसका स्थापना करता है बाबर मुगल वंश का, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे सल्तनत काल हम लोग अभी बताए हैं कि सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर के कब तक है? 1526 तक। अब इसमें जो है इसके बीच में कई 4-5 जो है कम से कम वंशज आए थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला वंशज है गुलाम वंश, ठीक ना। गुलाम वंश है, इसका जो टाइमिंग है वो 1206 से लेकर के 1290 है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद जो है दोस्तों खिलजी वंश है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसके बाद खिलजी वंश है। खिलजी वंश का जो है आपको 1290 से 1320 तक है, ठीक ना। उसके बाद जो दोस्तों तुगलक वंश है, तुगलक वंश का जो है 1320 से लेकर के 1414 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यानी कि आपको है सैयद वंश। सैयद वंश का जो है 1414 से लेकर के 1451 है। और लास्ट में जो है आपको लोधी वंश है, ठीक है। लोधी वंश है जिसका जो है आपको एक मिनट लग रहा है, इसका कलर बदल गया का। उसके बाद जो है दोस्तों आपको लास्ट में जो है लोधी वंश है, जिसका जो है 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526 तक है, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। तो कुल कितने ने यहाँ पे मतलब शासन किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मतलब 5 वंशजों ने यहाँ पर जो है यहाँ पर शासन किया था, ठीक ना। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में पहला पढ़ेंगे गुलाम वंश, जिसका शासनकाल कब से कब रहा है? 1206 से 1290, ठीक ना। चलो दोस्तों, एक बार फिर जैसा कि हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, एकदम डीप स्टडी करते हैं, एकदम ऐसा कि एकदम समझा करके, ठीक ना, और उसी पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, पहले यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जैसे मोहम्मद गौरी जो है मतलब यहाँ पर लूट पाट किया, धन लूटा और अपना चला गया। और दोस्तों, जो वहाँ पर भारत में जो उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र जो जीता था ना, वो यहाँ पर शासन नहीं किया, ठीक ना। वो अपने जो उसका एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का कुछ गुलाम था, उसी गुलाम में से एक था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका विश्वसनीय गुलाम था, उस पर जो है विश्वास ज़्यादा करता था, सबसे प्रिय गुलाम था, ठीक ना। तो जो विजित प्रदेश था ना, जो यहाँ पर एरिया जीता हुआ था भारत में, तो वो जो है मतलब उत्तर भारत के कोई क्षेत्र जो है इसको दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वो चला गया। कहाँ चला गया? अपना गौर प्रदेश में जहाँ रहता था वहाँ पर चला गया। दोस्तों क्या पता है, जो मोहम्मद गजनवी या गजनी या मोहम्मद गौरी बिन कासिम, दोस्तों यहाँ पर जो मतलब भारत में आ रहे थे ना, तो इसका यहाँ पर शासन करना मेन ये नहीं था, ठीक ना। इसका मेन था कि धन लूटपाट करना
उसका यानी कि और जो है मतलब यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये मतलब स्टार्टिंग में इसका जो है मतलब ये नहीं था कि शासन करना, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर शासन थोड़ा मोड़ा वो करने लगे, इसको बढ़ाने लगे, और बाद में यही इसका प्रवृत्ति बन गया शासन करना, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में ये लोग का ये प्रवृत्ति नहीं था शासन करना। देखिए दोस्तों यानी कि ये बताइए, यानी जो गुलाम वंश है, इसका नाम गुलाम वंश काहे पड़ा? गुलाम वंश दोस्तों इसलिए पड़ा क्योंकि यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी जो है जो जीता हुआ प्रदेश था, विजित प्रदेश था, विजय किया हुआ, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम न था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक क्या सोचा, इसका नाम जो है गुलाम वंश रहेगा, ठीक ना। गुलाम है जिसका नाम रखा, क्योंकि उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, ठीक ना। देखिए अब देखिए गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, कब से कब है? 1206 से लेकर के 1290। दोस्तों अब बात सुनिए, हम एकदम कहानी की तरह बता रहे हैं, इसको जैसे बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको सुनते रहिए। प्रत्येक जो वॉइस हम दे रहे हैं ना, सभी जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन के तौर पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी बतावे किया, तभी नहीं इसको मतलब देकर चला गया। बात समझ रहे हैं? हाँ चलिए दोस्तों, गुलाम जो वर्ड है ना, गुलाम, इसको फारसी में पता है क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? बंद। हालांकि क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, लेकिन आप इसको माइंड में रख सकते हैं। जैसे गुलाम को इंग्लिश में भी कुछ कहा जाता होगा, हिंदी में भी कुछ कहा जाता होगा, उर्दू में जैसे जो कहा जाता है, जैसे गुलाम कहा जाता है, हो सकता है बंगाली में, यानी सभी भाषा में इसका कुछ ना कुछ होगा ना। तो जो फारसी भाषा है, तो गुलाम को जो है फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक ना। जैसे गुलाम के लिए, जैसे बताइए आप किसी गुलाम को क्यों खरीदते हैं, ठीक ना। जैसे आपका गुलामी करे, आप जो कहें वो करे, तो उस टाइम में जो गुलाम को खरीदा जाता था सैनिक सेवा के लिए, वो अपना सैनिक के तौर पर जो है गुलाम को खरीदता था, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, ठीक ना। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 24 जून 1206 को, उसी दिन गद्दी पर बैठा होगा, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर, जैसे कोई भी मतलब अपना शासन करता है तो जो उसका शासन प्रशासन जो होता है उसका कुछ ना कुछ राजधानी होता है ना। तो कुतुबुद्दीन अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। अब कहिए लाहौर पाकिस्तान में, अरे तो भाई लाहौर मतलब उसमें भारत अखंड था ना, सब एक ही में था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान म्यांमार सब एक ही में था। तो यही बात कह रहा है, ठीक ना। अब देखिए कुतुब मीनार, दोस्तों आज जो वर्तमान में कुतुब मीनार देख रहे हैं, कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली में है क्या? हाँ देखिए, तो जो वर्तमान में कुतुब मीनार देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ा कमेंट करके बताइए कुतुब मीनार कहाँ है। हम थोड़ा ये भी डिस्टर्ब, पता नहीं क्या माइंड में भी चल रहा है, ये भी मतलब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कुतुब मीनार कहाँ है। थोड़ा कंफर्म कीजिए आप। तो दोस्तों जो वर्तमान में कुतुब मीनार देख रहे हैं ना, तो इसका जो नींव है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब नींव का मतलब क्या होता है? निचल का मतलब जो इसको मतलब क्या बोलते हैं, इस काम को स्टार्टिंग है। जैसे माने थे कोई महल है, आप महल का नींव दे रहे हैं, मतलब जो नीचे का होता है नींव जो होता है, मतलब आप इसको स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप इस महल को पूरा नहीं बनाए हैं। तो उसी कुतुब मीनार को जो है ना नींव दिया था, पता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी नींव, मतलब स्टार्ट यह किया था बनवाना कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा जो है नहीं करवाया। पूरा कौन कहा दोस्तों? इल्तुतमिश करवाया। कौन करवाया? इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और कुतुब मीनार को का निर्माण जो है पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया। चलिए दोस्तों, दिल्ली में जो है एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, ठीक ना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। और अजमेर में जो है एक 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये दोनों का निर्माण जो है ना, दोनों मस्जिद है, ठीक ना, इसका निर्माण जो है ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। इसको रट लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक ना। तो ये दोनों का निर्माण कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है दोस्तों। लाख बख्श जो है यानी इसका उपाधि है कुतुबुद्दीन ऐबक का। लाख बख्श काहे कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, मतलब लाखों का दान करता था अपने लोगों के बीच, समझ गए। ये दान करने वाला आदमी था, लाखों का दान करता था, इसलिए दोस्तों इसको जो है क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखिए दोस्तों, जो हम लोग का नालंदा यूनिवर्सिटी है, प्राचीन जो भी वर्तमान बिहार में है, उसको जो जलाया गया था ना, ध्वस्त किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब बख्तियार खिलजी पता है कौन था? यही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, मतलब सहायक सेना नायक था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तब समझ लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? वही गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? यहाँ से कुछ बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? बताइए। चलिए अब देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है ना 1210 ईस्वी में हो गया, ठीक ना। और कैसे हुआ? तो चौगान खेलते समय। दोस्तों देखिए चौगान पता है कैसे खेला जाता है? घोड़ा पर बैठ करके जो है ना चौगान खेला जाता है। तो घोड़ा पर बैठ कर चौगान खेल रहा था, उसको चौगान खेलते खेलते घोड़ा से गिर गया, गिर के मर गया।
इसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? लाहौर का किसका राजधानी लाहौर है, इसलिए लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों क्वेश्चन आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। अकबर को कहाँ दफनाया गया? हुमायूं को कहाँ दफनाया गया? दोस्तों सबको क्वेश्चन आता है। तो अकबर को जो है दोस्तों सिकंदराबाद में, हालांकि हम लोग मुगल वंश में पढ़ेंगे, अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया गया था और हुमायूं को जो है दिल्ली में दफनाया गया था। चलिए देखिए दोस्तों, जब ऐबक का मृत्यु हो गया तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनेगा, उसका बाद राजा बनेगा था। आराम शाह बना, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आराम शाह पता है मतलब ये उतना अयोग्य शासक था, मतलब उतना योग्य नहीं था। इसे माने थे ना किसी राजा का बेटा होता लेकिन वो योग्य नहीं होता है, तो इसी आराम शाह जो है योग्य नहीं था, जो केवल सिर्फ जो है ना 8 महीना जो है ना ये शासन कर सका। उसका यानी कि इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश पता है कौन था? इल्तुतमिश था यानी कि इसका गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद दोनों था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी किया था इल्तुतमिश, इसलिए इसका दामाद कहलाया और गुलाम तो था ही, ठीक ना, दोनों था। तो दोस्तों इल्तुतमिश क्या किया कि आराम शाह की हत्या कर दिया। आराम शाह अयोग्य था, 8 महीना तक जो है ना ये मात्र बैठ सका, इसका हत्या कर दिया। इल्तुतमिश खुद बैठ गया, कहाँ? दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। देखिए दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ कार्य है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, मतलब स्टार्ट कौन करवाया बनाना, शुरू कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पूरा कौन किया? निर्माण को पूरा कौन किया? इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किए? जो कि चांदी का टाँका था और तांबा का जीतल था। कौन? ये इल्तुतमिश। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि चांदी का टाँका एवं तांबा का जीतल किसने जारी किया था? एकदम शुद्ध वही इल्तुतमिश। दोस्तों एकता प्रथा, एकता प्रणाली है। दोस्तों एकता एक प्रणाली है, ठीक ना, डकार है। एकता प्रणाली किसने स्टार्ट किया था, किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश चलाया था, ठीक है। एक प्रकार का कर होता है। देखिए दोस्तों इल्तुतमिश जो है ना अपना 40 को जो सरदार होता है, गुलाम सरदार होता है, उसको एक संगठन बना कर, जैसे इसका दरबार में जो 40 गुलाम सरदार रहते थे ना, उसको एकदम संगठन बना करके एगो जो है ना संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा पता है क्या? तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। उस जो है मतलब 40 गो सरदार का संगठन था, उस संगठन का नाम पता है क्या रखा? तुर्क ए चिहलगानी। तो किसने स्थापना किया था? वही 40 दल का, यही किया था इल्तुतमिश। दोस्तों देखिए इल्तुतमिश जो है ना वो सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। दोस्तों क्वेश्चन आया था, मतलब आता है, बनता है इस प्रकार कि सर्वप्रथम जो है दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया। चलिए अब आइए इसमें, कहाँ गया? हाँ दोस्तों देखिए इल्तुतमिश जो है ना तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क का था। मतलब इल्तुतमिश कोई मतलब यहाँ का नहीं था, वो तुर्किस्तान का था, ठीक ना। और इलबरी तुर्क का मतलब इसे याद नहीं करना, बस अब ये पढ़ लीजिए ना, खाली इसे याद नहीं करना। देखिए दोस्तों जहाँ क्वेश्चन बनेगा हम खुद बता देंगे, ठीक ना। जो ऐबक का गुलाम था, दोस्तों इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। हम दोस्तों वही बताया ना कि ऐबक का दामाद था और गुलाम था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। दोस्तों देखिए जैसे ऐबक का जिस समय मृत्यु हुआ ना तो वह बदायूं एक क्षेत्र है, ठीक ना, उस वहाँ का दोस्तों एक गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश था बदायूं का गवर्नर। और गवर्नर जब देखा कि मर गया, आराम से 8 महीना शासन किया तो वह अयोग्य नहीं, आखिर बन गया। कौन? इल्तुतमिश। शासन में बैठ गया, गद्दी बैठ गया। और देखिए दोस्तों इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। देखिए दोस्तों इसे लाहौर को राजधानी किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इल्तुतमिश क्या किए, उसको जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित, मतलब लाहौर से जो है राजधानी को हटा करके दिल्ली ले आया, है ना। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश के किस शासक ने या दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है लाहौर से राजधानी जो है स्थानांतरित करके ले करके दिल्ली आया? कौन है? इल्तुतमिश। देखिए और देखिए इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट, दिल्ली एक कोहना एक स्थान है, ठीक ना, जहाँ पर प्राचीन दुर्ग है, ठीक ना। तो वहाँ पर जो दोस्तों हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था किसने? वही इल्तुतमिश ने। अब देखिए दोस्तों इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। मतलब यानी इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिसने जो बगदाद के जो खलीफा थे ना उसके मतलब उसके द्वारा जो है ना इसको सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मतलब बगदाद के जो खलीफा थे वो इनको वैधानिक स्वीकृति दिए थे सुल्तान के रूप में, सुल्तान पद के रूप में, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु जो है दोस्तों वो अप्रैल 1236 में हो गई। अप्रैल 1236 का मृत्यु हुई। अब देखिए दोस्तों 1206 से लेकर के 1210 मतलब कौन रहा, क्या नाम है उसके स्टार्टिंग में? हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक था। 10 में इसका मृत्यु हो गया। आराम सा बैठा, आराम सा, फिर यानी 8 महीना रहा, फिर इल्तुतमिश आ गया, है कि नहीं? इल्तुतमिश आया ना।
इल्तुतमिश कौन था, इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए दोस्तों, तो 1236 में ये भी मर गए, इसका मृत्यु हो गया। तो चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिए थे। जैसे मानते हैं चंगेज खां मतलब यानी कि वो आक्रमणकारी था, ठीक ना। तो उससे बचने के लिए जो है ना एक जलालुद्दीन सम्राट था, वो आया था इल्तुतमिश के पास अपना मदद मांगने कि अपने यहाँ शरण दीजिए, लेकिन इल्तुतमिश अपना शरण नहीं दिया था, ठीक ना। अब इसको बस ध्यान में रखिए। अब देखिए, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। जैसे इल्तुतमिश जब मर गया तो उसका बेटवा बैठा। बेटा कौन था, पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज था, ठीक ना। लेकिन दोस्तों वो भी एक अयोग्य था। दोस्तों बहुत शासक अयोग्य होते हैं, जैसे आराम से अभी अयोग्य था ना, उसी रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य था, ठीक ना। अब देखिए, इसके अल्पकालीन शासन मतलब थोड़ा दिन शासन किया। अब और उसकी माँ जो है शाह तुर्कान छाई रही, मतलब माँ का भी इसका साथ मिलता था शासन में, क्योंकि वो अयोग्य था रुकनुद्दीन फिरोज, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा दिया, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया और रजिया को सिंहासन में बैठा दिया। रजिया पता है कौन थी दोस्तों, रजिया जो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब बताइए, एक लेडीज जो है, महिला जो है उस सिंहासन में बैठ गई। और इस प्रकार रजिया पता है क्या किया, रजिया बेगम जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये जो हिस्ट्री में प्रथम मुस्लिम महिला जिसने शासन की बागडोर संभाली कौन है, रजिया सुल्तान बेगम। कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों पता है रजिया ने जो है ना पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। जैसे मान लिया यानी जैसे अब उस टाइम यानी जो महिलाएं होती थी वो पर्दा प्रथा के अंतर रहते थे ना, लेकिन रजिया जो था ना, रजिया जो थी वो जब दरबार में जाती थी तब पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया, मतलब पर्दा उतार करके मतलब मुंह को ढकी नहीं थी, तथा पुरुषों की तरह चोगा तथा एवं कुलाह टोपी, ठीक ना। दोस्तों चोगा समझते हैं, मतलब जैसे यानी कि आदमी जैसे कोई जो पहले के ज़माने में जो राजा हुआ करते थे तो वो राजा शॉर्ट पैंट कोट पैंट पहन के थोड़ी आते थे दरबार में। उसका एक शेरवानी टाइप का बारह कुर्ता टाइप का जो आता है ना, तो जो कपड़ा तो उसी को कहा जाता है चोगा, ठीक ना, चोगा या काबा। एवं कुलाह टोपी, टोपी जो राजा पहनते हैं उसको पहन कर जो है रजिया सुल्तान जो है राज दरबार में जो है खुले मुंह से जाने लगे, पर्दा प्रथा त्याग करके, ठीक ना। और रजिया के ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। जैसे यानी कि अभी हमारे प्रधानमंत्री है, जैसे बहुत सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, कोई होता है कृषि मंत्री, कोई खाद्य मंत्री, कोई विदेश मंत्री होते हैं। तो यानी तो उसकी जो है ना उस टाइम जो है, देखिए तो सब पुराना का ही ना मतलब लेटेस्ट वर्जन है एक तरीके से कहा जाए तो। देखिए दोस्तों, रजिया ने जो है मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर एक अखूर, ये जो है एक पोस्ट है जो कि घोड़े का सरदार होता है, इसको नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, मलिक जमालुद्दीन को, ठीक ना। 1 मिनट रुकिए, बस दोस्तों 4 से 5 मिनट और, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, तो रजिया जो है मतलब एकदम मतलब जेंट्स की तरह एकदम जाने लगी राजा की तरह, ठीक ना। अब देखिए, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। मतलब कुछ लोग नहीं चाहते थे कि रजिया यानी इस तरह का वो करे, ठीक ना। अब उसे बंदी बना करके दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बरहम शाह को बैठा दिया। मतलब रजिया को हटा दिया, कुछ को ख़राब लगा था, कुछ तुर्की सरदारों को, ठीक ना। तो उसके विरुद्ध में आ गए रजिया के, मतलब उसको पसंद नहीं था कि पर्दा त्याग करके एकदम जेंट्स की तरह सब ये करने लगे, तो उसको पसंद नहीं था, ठीक ना। तो उसको बंदी बना करके दिल्ली की गद्दी पर जो है ना मुइजुद्दीन जो है बहराम शाह को बैठा दिया तुर्क सरदारों ने। अब देखिए, अब पता है रजिया जो है शादी कर ले अल्तुनिया के साथ। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। जब शादी का हो गया तो फिर जो है अपना गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही, क्योंकि यानी कि तुर्क सरदारों का समर्थन नहीं था इसके बाद। रजिया की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल में कर गए। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रजिया का जो यानी कि जो मतलब हत्या जो कहाँ हुई थी, तो कैथल के पास, किसके द्वारा, डाकुओं के द्वारा। तो क्वेश्चन ये था कि कैथल कहाँ हुई थी, कैथल में हुई थी, वो एक पेड़ के पास बैठी थी अल्तुनिया के साथ, उस समय जिसका हत्या कर दिया गया। अब देखिए, बहराम शाह वही जो मतलब इसको हटा कर ये सब राजा शासक बने थे कुछ समय के लिए, तब बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। कब कर दी गई, 1242 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि बहराम शाह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान जो है अलाउद मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में, मतलब जब बहराम शाह हटा ना, रजिया हटा, तब बहराम शाह बना। बहराम शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद यानी कौन बना, अलाउद्दीन मसूद। ये भी कुछ ज़्यादा समय नहीं रहा। 1240 जो है बलबन पता है कौन था, इल्तुतमिश का जो था ये गुलाम था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, ठीक ना। तो बलबन क्या किया, षड्यंत्र से जो है ना ये जो अलाउद्दीन मसूद बना था कुछ समय के लिए इसको हटा दिया
और नसरुद्दीन मोहम्मद को जो है सुल्तान बना दिया। हालांकि इसको एकदम यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद एक मतलब मूर्ति टाइप के थे, मतलब ओरिजिनल जो है शासन इसी का चलता था, मतलब कहनामा जो है बलबन का ही चलता था, ठीक ना। और नसरुद्दीन मोहम्मद जो है एक ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जो टोपी सील करके, टोपी वोपी जो है ना सील करके अपना जीवन निर्वाह करता था। अब बात समझ सकते हैं, राजा है फिर भी यानी वो टोपी सील कर जो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, बलबन कौन, इल्तुतमिश का ये गुलाम, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करा दिया। अब बताइए, देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद को ये गद्दी पर बैठाया था, अपना बेटी का ब्याह जो है किससे करवा दिया, नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ। बलबन का वास्तविक नाम पता है क्या था, बहाउद्दीन। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, बहाउद्दीन किसका नाम है, बलबन का। अब देखिए वह इल्तुतमिश का गुलाम था, कौन, बलबन, सॉरी हाँ वही बलबन, बताया ना अभी कि गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। तुर्क ए चिलगानी, वही पता है क्या, तुर्क ए चिलगानी पता है क्या है, एक मिनट। अब देखिए तुर्क ए चिलगानी वही, मतलब जिससे जो इल्तुतमिश स्थापना किया था 40 सरदारों का संगठन जो स्थापना किया था वही तुर्क ए चिलगानी। तो इसको समाप्त कर दिया कौन, बलबन। मतलब तुर्क ए चिलगानी ने स्थापना किया था इल्तुतमिश 40 सरदारों का संगठन वाला, लेकिन इसको समाप्त कर दिया बलबन। अब देखिए बलबन 1266 में जो है ना गियासुद्दीन बलबन के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी बैठा, मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद को बैठाया था, उसको हटा दिया, उसके अपने बेटी से उसको शादी करवा दिया, 1266 में जो उसको हटा दिया। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मतलब इससे पहले जो मंगोलों का आक्रमण होता था दिल्ली में, तो कुछ शासक परेशान थे, लेकिन ये जो बलबन आए तो ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है, सिजदा एवं पाबोस जो है ना दोस्तों प्रथा है, प्रथा एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या दोस्तों, सिजदा एवं पाबोस प्रथा है, जो कि शुरुआत किसने किया था, बलबन ने किया था। अब देखिए बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो नौरोज उस दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, सब बताया सभी इंपॉर्टेंट है। सिजदा एवं पाबोस प्रथा है, कौन स्टार्ट किया था, बलबन। नौरोज दोस्तों एक उत्सव होता है, उत्सव महोत्सव होता है, कौन स्टार्ट किया था, ये बलबन ने स्टार्ट किया था दोस्तों। बलबन जो है ना लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, अपने प्रतिद्वंदी मतलब अपने विरोधियों के, जो इसका विरोधी था ना इसके लिए जो है लौह एवं रक्त की नीति एकदम कठोर रूप से अपनाई। दोस्तों क्वेश्चन आता है, लौह एवं रक्त की नीति जो किसने अपनाई, बलबन ने। दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद कौन, वही जिसका बेटी से ब्याह किया, जिसके मतलब नसरुद्दीन महमूद जो है बलबन की बेटी से ब्याह किया था। तब बलबन नसरुद्दीन मोहम्मद जो है ना बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि दी, किसके दोस्तों, उलुग खां। तो उलुग खां किससे कहा था दोस्तों, बलबन को, ठीक ना। अब देखिए बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन नजर अब दोस्तों आ सकते हैं। दोस्तों एक ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी है, ठीक ना। वो कौन सा कवि है जो कि दिल्ली सल्तनत के सात राजाओं का दरबार में रह चुका है, पता है, रहा है, पता है कौन है, वही अमीर खुसरो है, ठीक ना। अब देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था, ठीक ना। तो क्वेश्चन आता है, एक प्रथम याद कर लीजिएगा, एक अंतिम जरूरी है, ठीक ना। क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन कैमरस था। कौन था दोस्तों, शमसुद्दीन कैमरस था। तब दोस्तों हो गया कन्फर्म, और दोस्तों ये ख़त्म हो चुका है। और चलिए हम लोग अब देखते हैं यानी कि क्या करना है, ठीक ना। और अब पढ़ना है वही खिलजी वंश 1290 से 1320। दोस्तों देखिए क्या बताएं, रिकॉर्डिंग करते करते जो है ना मतलब एकदम थक जाते हैं। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। और दोस्तों कैसा लगा बताइए, कैसा मतलब समझा है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, महादेव।